तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं यूता चंपा की फाइट लेके आ गया हूँ, पर तुम लोग इसे नॉर्मल फाइट की तरह मत समझना। ये बहुत इंटरेस्टिंग और खूंखार है। तो मैं तुम सबकी आगे जानने की तड़प को कम ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पर थोड़ा रुको, फाइट में जाने से पहले हम थोड़ा कलिंग गेम के बारे में जान लेते हैं। तो कलिंग गेम की शुरुआत के पीछे इस अलबेले बुन का काम है। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मैंने इस बैढंग बुद्धि के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। तुम्हें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देखना मत भूलना। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो, केंजाकू का मानना है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट की तुलना में इंसानों के अंदर कर्स एनर्जी की ज्यादा पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, और इसे हासिल करने के लिए वो कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना चाहता है। आसान शब्द में कहूँ तो जुजुत्सु सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट साथ साथ तो रहेंगे, लेकिन हारमोनी में नहीं। चलो मैं तुम्हें इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं कुछ लोगों को सॉर्सरर्स बना दूं और उन सभी को एक दूसरे से लड़ाऊं जब तक कि उनमें से कोई एक मर ना जाए, तो उन सभी में से सिर्फ कुछ ही लोग बचेंगे, और जो लोग इस मौत के मंजर से बच जाएंगे वो दूसरों से बेटर होंगे। और यही चीज अगर मैं बड़े पैमाने पर करूँ तो इससे पूरे समाज का विकास होगा। इसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये मेरी सोच नहीं केंजाकू की है। लेकिन जैसा कि मेरा एग्जाम्पल था, हमें यही देखना है कि केंजाकू इसे कलिंग गेम से कैसे कराता है। तो अब सुनो, जैसा कि हमें पता है केंजाकू के लिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कलिंग गेम बस एक रिचुअल है, क्योंकि केंजाकू को अपने इस बेकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत से कर्स्ड एनर्जी की जरूरत है। इसलिए उसने कलिंग गेम स्टार्ट किया, क्योंकि कलिंग गेम के माध्यम से वो पूरे जापान को 10 कॉलोनियों में डिवाइड करेगा जो बैरियर से लैस होंगे, और उन कॉलोनियों के अंदर सॉर्सरर्स, नॉन सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट आपस में लड़ाई करेंगे, और उनकी लड़ाई से जो कर्स एनर्जी बाहर निकलेगी वो इस रिचुअल को पूरा करने में मदद करेगी, जिससे जापान के लोग मास्टर टेंगेन के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो सकेंगे। क्योंकि मास्टर टेंगेन की विकसित आत्मा अब स्वयं ही एक दुनिया है, और उनके साथ मर्ज होने से ऐसे रंगीले प्राणियों का जन्म होगा जो एक सॉर्सरर से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। और ऐसे लोगों को बनाने, या फिर मैं बोलूँ इस रिचुअल को पूरा करने के लिए, केंजाकू ने बाइंडिंग सॉ भी बनाया है, जिसमें से एक ये है कि वो कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं है। इसका मतलब अगर केंजाकू मर भी जाए तो भी ये गेम खत्म नहीं होगा, क्योंकि कलिंग गेम तब तक जारी रहेगा जब तक केंजाकू और मेगुमी को छोड़कर सभी प्लेयर्स मर नहीं जाते। पर इसके अलावा केंजाकू ने कलिंग गेम में जितने भी कांड होंगे उनकी जानकारी पाने के लिए एक कोगेन नाम के शिकिगामी को रखा है, जो कलिंग गेम के इंटरफेस के तौर पर काम करता है। देखो यार, केंजाकू इंसानों को विकसित करना चाहता है, और वो इसके लिए बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट्स भी करते आया है। 9 डेथ वॉर्म्स को ही ले लो, पर उसे इन सब चीज़ों से एक बात तो समझ ली है कि उसकी बनाई चीज़ें उसके खुद के पोटेंशियल से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसलिए उसने गेटो के शरीर पर कब्जा किया, जिससे वो कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करके माहितो को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो उसके आइडल ट्रांसफिग्रेशन टेक्निक का यूज करके 2 टाइप्स के नॉन सॉर्सरर्स को एक्टिवेट कर सके। ध्यान से सुनना। पहले टाइप में वो लोग आते हैं जिन्होंने यूजी की तरह किसी कर्स ऑब्जेक्ट को खा लिया है, और दूसरे टाइप में वो लोग हैं जिनका दिमाग तो नॉन सॉर्सरर्स वाला है, पर उन्होंने अपनी कर्स टेक्निक को हासिल कर लिया है, लाइक भी जुनपेई योशिनो। लेकिन इन सब के अलावा केंजाकू बहुत ही चालाक है। उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1000 साल पहले से ही प्लान बनाना शुरू कर दिया था। जैसे कि उसने 1000 साल पहले के जुजुत्सु सॉर्सरर से बाइंडिंग वॉ बनाया था कि वो उन्हें कर्स स्पिरिट बनाकर उन्हें कर्स ऑब्जेक्ट में भर देगा, पर इसके बदले उन्हें कलिंग गेम में भाग लेना पड़ेगा, जिसके चलते बहुत से सॉर्सरर्स ने उसके समझौते को स्वीकार कर लिया। और अब जब केंजाकू माहितो की आइडल ट्रांसफिग्रेशन टेक्निक का यूज कर सकता है, तो उसने उन कर्स ऑब्जेक्ट्स में लगे सील को तोड़कर उन कर्स ऑब्जेक्ट को इंसानों को खिला दिया, जिससे वो पुराने सॉर्सरर्स को कलिंग गेम में ला सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है सुमिको फुशिगिरो के शरीर में योरुज़ु का आना। सुनो, तुम्हें डाउट होगा कि केंजाकू ने सुमिको को ही क्यों एक वेसल बनाया। देखो, जुजुत्सु काइसेन के डेथ पेंटिंग का आर्क में हमें पता चला था कि सुमिको कोमा में चली गई है, और ये यूजी के सुकुना के पहले फिंगर खाने के कारण से हो रहा है। पर ये मानना गलत है, क्योंकि ये सब के पीछे केंजाकू का पहले से ही प्लान था कि वो सुमिको की बॉडी में योरुज़ु को रिकार्नेट करेगा। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि योरुज़ु के आने से कलिंग गेम को और बूस्ट मिलेगा, और दूसरा ये कि सुमिको की बॉडी में योरुज़ु के आने से मेगुमी जरूर अपनी बहन को बचाने के लिए कलिंग गेम में हिस्सा लेगा। और ये हुआ भी, क्योंकि केंजाकू का ये प्लान था कि मेगुमी की बहन को योरुज़ु की मदद से उसके खिलाफ कर देने से मेगुमी पूरी तरह टूट जाएगा,
क्योंकि मेगुमी अपनी बहन से प्यार करता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। और किंजाकू भी यही चाहता था कि वो दोनों आपस में लड़े और योरोज़ु मेगुमी को घायल कर दे, जिससे किंजाकू मेगुमी को जिंदा पकड़ के सुकना को मेगुमी की बॉडी में ट्रांसफर कर सके। पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सुकना ने ये काम खुद ही कर लिया। तो अब समझ आ ही गया होगा कि किंजाकू ने सुमिको के बॉडी में योरुज़ु को क्यों डाला, और ये भी पता चल गया होगा कि किंजाकू भी सुकना को मेगुमी के बॉडी में डालना चाहता था। एनीवेज ये बस एक थ्योरी है दोस्तों। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि कलिंग गेम तभी खत्म होगा जब किंजाकू और मेगुमी को छोड़कर सभी लोग मर जाएं। असल में किंजाकू ने ये एक एडिशनल नियम बनाया है। तो ये जो बात मैंने तुम्हें अभी बताई कि किंजाकू सुकना को मेगुमी के बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता था, मे भी ये नियम उसको सच साबित करता है। क्योंकि तुम ही सोचो, किंजाकू मेगुमी को क्यों जिंदा रखना चाहेगा, वो भी कलिंग गेम में जहाँ किसी प्लेयर के साथ चीटिंग नहीं होती है। पर तब भी से ये एक थ्योरी है। एनीवेज, पर वो ये क्यों करना चाहता था और सुकना भी क्यों मेगुमी की बॉडी में चला गया। हाँ, 10 शैडो टेक्निक्स तो ठीक है, पर इसके अलावा भी दूसरा कोई मकसद होगा ही। पर ये बात मांगा में भी क्लियर नहीं है। तो इन सब बातों को साइड करते हुए हम वापस कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ किंजाकू की एक और इच्छा है कि वो इस युग को हेन युग की तरह बनाना चाहता है, क्योंकि आज की जुजुत्सु सॉर्सर्स कर्स एनर्जी को सही तरीके से नहीं समझते, इसलिए वो उन्हें कर्स एनर्जी का सही मतलब बताना चाहता है। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कलिंग गेम जापान में कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो कलिंग गेम जापान के सबसे वेस्ट पॉइंट से लेकर जापान की बाउंड्री लाइन तक बनाई गई कॉलोनीज में फैला हुआ है। ये कॉलोनीज आपस में बाउंड्री बाइंडिंग बैरियर के थ्रू जुड़ी हुई है। इसके अलावा कलिंग गेम में 1000 से ज्यादा नए सॉर्सरर्स शामिल हो गए हैं, और जैसे ही ये नए और पुराने सॉर्सरर्स आपस में भिड़ते हैं तो वो कर्स एनर्जी छोड़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, उनकी ये कर्स एनर्जी इकट्ठा होती है जो वेस्टर्न पॉइंट की कॉलोनी में छोड़ दी जाती है, और पूरे जापान को कवर करते हुए कॉलोनी से कॉलोनी ईस्ट की ओर बढ़ती है। पर जापान की एक जगह है जो अभी तक इसके प्रकोप में नहीं आई है, होक्काइडो। इसे जापान की एक पवित्र भूमि कहते हैं। इसके अलावा जापान के और सभी हिस्से बड़े बैरियर से अफेक्टेड हैं, और अगर ये बैरियर्स जापान को दूसरी ओर से पार कर जाएंगे तो ऐसा मानना है कि ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि कलिंग गेम एक बड़ा सा रिचुअल है जो कर्स एनर्जी को फंसाने या फिर जमा करने के लिए बैरियर का यूज करता है, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी मास्टर टैंग के साथ मर्ज होकर इवॉल्व हो सकती है, जो किंजाकू का उद्देश्य है। कलिंग गेम के नियमों के बारे में जानते हैं। तो पहला नियम, इसमें हमें बताया गया है कि जब कोई प्लेयर अपनी कर्स टेक्निक को अवेकन करता है, मैंने बताया था ना 2 टाइप्स के लोगों को किंजाकू ने अवेक किया है, तो वैसे प्लेयर्स को 19 दिनों के अंदर अपनी पसंद की कॉलोनी चुननी होगी। अगर वो कलिंग गेम में हिस्सा ले रहे हैं तो उन्हें इस बात की घोषणा करनी होगी। दूसरा नियम, जब कोई प्लेयर पहले वाले नियम को तोड़ता है, मतलब बिना बताए कलिंग गेम में एंटर करता है, तो उसे अपनी कर्स टेक्निक हटानी पड़ेगी। पर हमें पता है कि कर्स टेक्निक हटाने से उस प्लेयर का दिमाग बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। तीसरा नियम, अगर कोई नॉन सॉर्सर्स यानी कि नॉर्मल इंसान कॉलोनी में एंटर करते हैं तो वो उसी समय कलिंग गेम के एक प्लेयर मान लिए जाएंगे। लेकिन जो लोग बैरियर के अंदर पहले से ही फंसे हुए हैं, उन्हें गेम के स्टार्ट होने से पहले निकलने का एक मौका दिया जाएगा। चौथा नियम, इसके हिसाब से एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मारकर पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स का बहुत ही मोल है गेम में। पांचवा नियम, इसके अनुसार प्लेयर की लाइफ की वैल्यू पॉइंट में कन्वर्ट की गई है, और ये पॉइंट्स गेम मास्टर के द्वारा तय किए गए हैं। जैसे कि सॉर्सरर्स की वैल्यू 5 पॉइंट्स है और नॉन सॉर्सरर्स की 1 पॉइंट। इसी के साथ इस गेम में कर्स स्पिरिट भी हैं, तो उनकी लाइफ वैल्यू भी 5 पॉइंट रखी गई है। छठवां नियम, इसके चलते प्लेयर्स खुद के लाइफ पॉइंट को छोड़कर 100 पॉइंट्स खर्च करके गेम मास्टर से बातचीत करके गेम में खुद का अपना एक नियम जोड़ सकता है, पर ध्यान रहे नियम घटाए नहीं जा सकते। सातवां नियम, जो कहता है कि 6वें नियम के अनुसार गेम मास्टर को किसी भी नए नियम को तब तक स्वीकार करना होगा जब तक उस नियम का गेम में लंबे समय तक असर ना पड़े। 8वां नियम, इसमें कहा गया है कि अगर किसी प्लेयर का स्कोर 19 दिनों तक सेम ही रहा तो उसे अपनी कर्स टेक्निक रिमूव करनी होगी, और मैंने तुम्हें बताया है कर्स टेक्निक हटाने से क्या होता है। अब उन नियमों को देखते हैं जो प्लेयर्स द्वारा गेम में जोड़ाए गए हैं। 9वां नियम हाजिमो कासिमो द्वारा जोड़ाया गया है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की जानकारी प्राप्त कर सकता है,
जैसे उस प्लेयर का नाम, उसके पॉइंट्स, उसने कितने नियम जुड़वाए हैं और प्रेजेंट में वो किस कॉलोनी पर है। 10वां नियम, ये नियम हिरोमी हिगुरुमा ने जुड़वाया है, जिसके मुताबिक प्लेयर एक दूसरे के बीच पॉइंट्स का लेन देन कर सकते हैं। बेसिकली यूजी ने ही कहा था उसे ऐसा करने के लिए। 11वां नियम, ये नियम मेगुमी ने जुड़वाया है, जिसके चलते कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स देकर अपनी जगह किसी सब्स्टिट्यूट को बुलाकर गेम को छोड़ सकता है, क्योंकि कलिंग गेम को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए अपनी जगह किसी दूसरे को गेम खिलाना पड़ेगा। 12वां नियम, ये नियम सुकुना की गर्लफ्रेंड मतलब योरोजू ने जुड़वाया है। इसमें कहा गया है कोई भी प्लेयर सभी कॉलोनीज के बॉर्डर से एग्जिट एंड इंटर ले सकता है। 13वां नियम, ये नियम तो खुद किंजाकू ने ऐड करवाया है कि 18 नवंबर 2018 को रात 9:09 के बाद कोई भी प्लेयर कलिंग गेम में हिस्सा नहीं ले सकता। 14 और इम्पोर्टेंट नियम, और ये नियम भी केंजाकू का ही है कि सुगुरो गेटो यानी कि केंजाकू और मेगुमी फुशिगुरो को छोड़कर अगर सभी प्लेयर्स मर गए तो कलिंग गेम खत्म हो जाएगा। तो यही थी कलिंग गेम की हिस्ट्री। तो अब हम यूता चंपा की फाइट की ओर चलते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि यूता सिंदाई कॉलोनी में एक कनकट्टे जैसे दिखने वाले कर्सी स्पिरिट से लड़ रहा होता है। मैंने बताया था ना, कलिंग गेम 10 कॉलोनीज के अंदर चल रहा है। तभी यूता उस कनकट्टे को मार देता है, पर यह नज़ारा दूर से उरो और रयू देख रहे होते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं कि यूता चंपा थोड़ा ताकतवर है। उसी समय को गेन यूता के पास आकर उसे बताता है कि उसने इस कनकट्टे को मारकर 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। इस साइड रयू सोच रहा होता है कि यूता ने रिवर्स कस टेक्निक को आउटपुट में बदल दिया और अपने मुंह को उस कनकट्टे के मुंह के पास लाकर ब्लास्ट कर दिया। ये सब देखकर वो कहता है कि वो इस तरह की बेहुदा हरकत कभी नहीं करेगा। लेकिन तभी यूता के पास उरो आकर कहती है रिवर्स कस टेक्निक। ये कहकर वो पूरे आसमान को एक कपड़े की तरह निचोड़कर यूता के ऊपर दे मारती है। असल में इस वाहियात औरत की टेक्निक ही कुछ ऐसी है कि वो अपने कस टेक्निक से आसमान को एक सरफेस बना सकती है, काइंड ऑफ एक डायमेंशन को किसी कपड़े की तरह बना सकती है। इसका मतलब वो हवा को भी पकड़ सकती है। पर ये सब छोड़ो, उरो यूता चंपा को एकदम घाचो घाचो स्टाइल में मुक्का मारती रहती है। लेकिन यूता चंपा भी कुछ कम नहीं है, वो भी उरो को मुक्का मारने वाला होता है कि उरो उसके मुक्के वाले एरिया को एक सरफेस बना देती है, जिससे यूता चंपा का हाथ एकदम पतंगा बन जाता है। और तभी उरो यूता को एकदम जोर का कोनी भर देती है। यूता भी हैरान हो जाता है, मेरा हाथ पतंगा कैसे बन गया। लेकिन उरो घुसेड़ भरना जारी रखती है, जिससे यूता चंपा दूर फेंका जाता है। वो थोड़ा रुक कर अपने हाथ को चेक करके सोचता है कि भाई मैं वापस हिला तो पाऊंगा नहीं सांस से। इस कमीने की कर्स टेक्निक भले स्पेस को कंट्रोल करती है, पर ये शायद उसके दुश्मन को उस तरह कुचल नहीं सकती जिस तरह एक लेंस डिस्टॉर्शन बनाता है। उसी समय उरो यूता को अपनी टेक्निक के बारे में बताती है, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। लेकिन इस बार उरो यूता को अपनी टेक्निक करके भी दिखाती है। उसे देखकर यूता सोच में पड़ जाता है कि अच्छा, तो वो स्पेस को एक सरफेस की तरह बना देती है। पर उसके पिछले वाले दोनों हमलों ने मेरे डिफेंस को तोड़ दिया था और मुझे लगभग उड़ने पर मजबूर कर दिया था। अगर इसमें सरफेस शामिल है तो ये कोई ट्रिक जरूर होनी चाहिए। तभी यूता उरो को बोलता है, ओए लेमड़ी थूत, मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ ना, अगर तू मर गई तो भाई को शिकायत मत करना। मैं जानता हूँ कमज़ोर लोग परेशान क्यों हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी तो जब चाहे तब पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं, तो तुम लड़ाई के लिए इतना हब्सी क्यों हो रही हो। जिसके जवाब में उरो कहती है, तुम आजकल के सॉर्सर्स को खाना पानी आसानी से मिल जाता है ना, कभी अंडरवर्ल्ड आकर देखो, भूखे नंगों की तरह पड़े रहते हैं हम लोग वहाँ। तू ही बता रे, कोई आदमी जिसने अपना पहला जीवन बिना किसी अफसोस के जिया हो, वो क्या थोड़ा पागल वागल है जो किंजाकू के बुलाने पर कलिंग गेम में आएगा। देख, मैं हफ्सीपना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये गेम हमारे जैसे लोगों को फिर से जीवन दान देने के अवसर का पहला कदम है, और क्योंकि वो अनपढ़ बुद्धि किंजाकू हमें रास्ता दिखा रहा है, तो मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इकट्ठा कर रही हूँ। तभी ये चंपा टाइप की क्वेश्चन करता है उरो से कि क्या उसका कोई दोस्त नहीं है जिसे वो प्यार करती है। ये सुनकर उरो भी हक्की बक्की हो जाती है। वो भी सोच रही होगी ये गांडू मेरी बात सुन भी रहा था। यूता उससे कहता है, रिसेंटली मेरे भी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझ जैसा चंपा का कोई दोस्त भी बन सकता है। ये सब सुनकर उरो भी सोच रही होती है, यार ये तो कुछ ज्यादा ही सच बोल रहा है। यूता कंटिन्यू करता है कि उरो को आज नहीं तो 1000 साल बाद ये एहसास जरूर होगा कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही थी लोगों को मारने में। उसी समय यूता भगली शकल बना के कहता है कि आखिर कोई आदमी अपने सेल्फिश नेचर के लिए इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है।
इसके जवाब में उरो कहती है अगर युता फुजीवारा में से एक है तो उसके ब्लड लाइन वाला कोई भी इंसान इस फीलिंग के बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक हिसाब से टोंट ही मार रही है। तभी उसी वक्त रयू अपने बालों के तोप से उनके ऊपर ग्रेनाइट ब्लास्ट कर देता है। युता उरो उसके अटैक को देख तो लेते हैं और उरो तो उसके अटैक को अपने टेक्निक से भी रोकने की कोशिश करती है पर नहीं रोक पाती, जिसके कारण वो पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है जहाँ वो लोग खड़े थे। युता चंपा जैसे तैसे बच जाता है और उरो भी। तभी रयू ने चिल्लाकर बोलता है कि उनकी ये सभी फ्लर्टिंग देखकर उसे भूख लगने लगी है। उसी समय युता और उरो भी उसे देख लेते हैं कि वो पास वाले बिल्डिंग की छत पर है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहे होते। तभी युता अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के सोचता है कि इतने पास से सिर्फ एक ही कमीना अटैक कर सकता है और वो है रयू इशिकोरी। देखो रिका उधर स्टेडियम में लोगों की रक्षा कर रही है और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इन दोनों से लड़ने से पहले युता पर उस कनकट्टे और ध्रुव के शिकिगामी ने हमला कर दिया था और अनफॉर्चुनेटली वहाँ बहुत से आम लोग भी थे, तो युता ने उनकी रक्षा के लिए रिका को वहाँ रुकने को कहा था। पर ऐसा हमला फिर से हो सकता है, इसलिए युता उसे बुलाने से झिझक रहा है। लेकिन अब क्योंकि ध्रुव का शिकिगामी और वो कनकट्टे वाला कर्स स्पिरिट मर चुके हैं तो अब उसके पास कोई कारण नहीं है इस भैरन बालों के गुच्छे को जाने देने का। इसलिए युता उरो को बोल देता है कि अगर युता को ज्यादा मार पड़े तो उसकी मदद के लिए आ जाना। लगता है इस चंपा ने सच में उरो को सेट कर दिया है, पर ये सब छोड़ो। ये कहकर युता फुल स्पीड से रयू को मारने के लिए जाता है। उसे आते देखकर रयू कहता है आराम से डूड। तभी रयू उसके ऊपर बहुत सारे ग्रेनाइट ब्लास्ट कर देता है, लेकिन युता उन सभी ब्लास्ट से बचकर एक खंबे से लटक के झूलकर बच जाता है और भागने लगता है। लेकिन ये बालों की दुकान उसके ऊपर एक ही साथ बहुत से ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस ब्रिज में छेद हो जाता है। और यहाँ ये रयू बोल रहा होता है कि अरे यार, मुझे तो उसके साथ और गप्पे लड़ाने थे, पर कोई नहीं। उसी समय रयू की नजर पड़ जाती है कि युता बच के भाग गया है। तभी युता चंपा बिल्डिंग के पीछे से कूद कर आता है। उसे देखकर रयू समझ जाता है कि युता उस छेद के सहारे बचकर यहाँ आया है। तभी युता रयू को लात मुक्का मारना चालू कर देता है, पर रयू उसके अटैक को डॉज कर कहता है तुम तो बड़े चालाक हो कोट्सू। वैसे तुम मुझे मार रहे इतने भागे भागे क्यों आए? कहीं तुम उन बच्चों में से तो नहीं जो शादी वाले दिन बेजबरन फालतू का इधर उधर भागते रहते हैं? युता कहता है पागल है क्या बे? रयू बोलता है अरे कूल डाउन, ये तो सिर्फ मजाक था। देखा जाए तो मैंने अपना पहला जीवन सही तरीके से जिया था। मैं अच्छा खाता था, लड़ाई भी मैंने तगड़े लोगों से की और इसी बीच मैंने एक बंदी भी सेट कर दी, इसलिए मुझे खास तौर पर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन मैं कभी न बुझने वाली प्यास को रोक नहीं सकता और कोई माई का लाल भी ये बात समझ नहीं सकता कि मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलती। ये सुट्टा ही है जो मुझे मीठेपन का एहसास कराता है। इसके बावजूद मैंने अपने जीवन में कभी मिठाई नहीं खाई है। और इधर युता फाइट के लिए तैयार रहता है। तभी दोनों के बीच धमा चौकड़ी वाला हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो जाता है। दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। युता सोच रहा होता है कि रयू का आउटपुट ज़्यादा है और वो कर्स एनर्जी को इंस्टेंट ब्लास्ट के साथ छोड़ता है। इसके साथ रयू की मूवमेंट भी फास्ट और प्रिसाइज है। अगर युता अच्छी तरह डिफेंस ना करे तो उसका कंज्यूमर बन जाएगा। और इधर रयू सोच रहा होता है कि युता अपनी कर्स एनर्जी से अपनी टफनेस को और मजबूत कर रहा है। ये रयू के लिए ऐसा है जैसे वो किसी पानी की टंकी के साथ भिड़ रहा हो। उसी समय दोनों अटैक की पोजीशन में आ जाते हैं। रयू बोलता है क्यों मैं सेटिस्फाइड हूँ, जिसके जवाब में युता कहता है मुझे कैसे पता होगा बे। तभी दोनों एक दूसरे को फुल पावर से मारने वाले होते हैं, पर रयू ने पहले ही युता के पीठ पर एकदम जोर का चढ़ बजा दिया होता है, जिससे युता उड़ते उड़ते एक बिल्डिंग में जा गिरता है। लेकिन रयू वहाँ फुल स्पीड में आकर उड़ते हुए ही युता पर ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है और उसके ब्लास्ट को युता अपने हाथ से ही रोक देता है। ये देखकर रयू की भी गांड फट जाती है कि तभी युता उसके पास आकर अपनी फुल पावर से एक मुक्का मारकर रयू को जमीन में गाड़ देता है। पर रयू युता से कहता है कि वो उसका डेजर्ट है और ये कहकर वो युता को दूर फेंक देता है। युता बस गिरने वाला होता है कि तब यूरो वहां आकर उसके पीछे के एरिया को काइंड ऑफ एक पतले बर्फ की सतह बना देती है और उसे तोड़ देती है, जिससे युता के पीछे से बर्फ का प्रेशर पड़ता है और वो सीधा जमीन में घुस जाता है। उरो बताती है कि वो अपने ओपोनेंट के साथ ऐसा ही करती है, मतलब उरो युता के साथ नहीं है बल्कि उसके खिलाफ है। इस साइड रयू दूर से उरो को देखकर चिल्ला रहा होता है कि ओए अनपढ़ बुद्धि, तो मेरा काम बिगाड़ रही है। ये सुनकर उरो का दिमाग खिसकता है और वो पूरे आसपास के एरिया को अपनी टेक्निक से निचोड़कर रयू के ऊपर दे मारती है। रयू का तो बैंड बज जाता है। वो सोच रहा होता है यार मुंह खोलकर गलती कर दी।
तभी यूता भी वापस खड़ा हो जाता है। उरो उससे बोलते हैं कि यूता टफ और अच्छा है, पर उसने उसके साथ अब खिलवाड़ करने का फैसला कर लिया है। ओहो यार, अब तो चंपा भाई के लिए 1v2 सिचुएशन होने वाली है। इधर रयू सोच रहा होता है कि यूता की रिवर्स कर्स्ट टेक्निक एक प्रॉब्लम है, पर इसमें उसकी बहुत सारी कर्स्ट एनर्जी यूज होती होगी। इसके साथ उसने इसका 2 बार कुरुरूसी और उरो से फाइट के दौरान यूज कर लिया है, तो रयू को लगता है कि यूता के पास और कर्स्ट एनर्जी नहीं बची होगी। पर इसको क्या पता, अपना चंपावड़ी चलता फिरता कर्स्ट एनर्जी का दुकान है। उसी समय यूता भी सोचता है कि भले ही रयू नॉर्मल लोगों को टारगेट नहीं करता, पर वो उन्हें नुकसान पहुंचाने से हिचकिचाता भी नहीं है। और उरो को जहां तक वो जानता है, वो शायद सॉर्सरर से इसलिए लड़ाई कर रही है क्योंकि उसे ये गर्व की बात लगती है। इसके साथ यूता उसके और स्टेडियम के लोगों के बीच ज्यादा दूरी बनाकर रखना चाहता है, इसलिए वो अपनी अंगूठी पहनकर रीका को बुलाता है और कहता है, रीका लेट मी योर स्ट्रेंथ। ये सुनकर उरो और रयू दोनों की फट जाती है कि यूता अभी तक अपनी फुल पावर से नहीं लड़ रहा था। इसी के साथ अब उसकी कर्स्ट एनर्जी भी बढ़ रही है। देखो यहाँ पर ऐसा है कि रीका यूता की एक्सटर्नल कर्स्ट टेक्निक की तरह है और इसके साथ वो खुद के लिए भी कर्स्ट एनर्जी जमा कर सकती है। रीका अपने खुफिया जगह से बहुत सारे कर्स्ट टूल यूता को दिखाती है कि उसे अभी किसकी जरूरत है, लेकिन यूता उससे कहता है कि वो बस उसका एक हाथ ठीक कर दे, बाकी वो खुद संभाल लेगा। तुम्हें रीका के बारे में तो पता ही होगा कि उसकी क्या एबिलिटी है और वो यूता के बुलाने पर सिर्फ 5 मिनट के कनेक्शन में ही रहती है, तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट एक्शन में चलते हैं। रीका सीधा उरो को मारने के लिए जाती है, लेकिन यूता वहीं नीचे खड़ा रहता है। उरो बोलती है कि तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, पर उरो को क्या पता ये यूता का प्लान है। यूता अपनी कॉपी टेक्निक से कर्स स्पीच का यूज करके डोंट मूव चिल्लाता है, पर उरो उसके मुंह में बने निशानों को देखकर समझ जाती है और अपने कान बंद कर लेती है। लेकिन तभी यूता पलक झपकते उरो के पीछे आकर खतरनाक तरीके से मुक्कों की बरसात कर देता है। उनको लड़ते देखकर रयू चिल्लाता है, मैं भी हूँ इधर। तभी यूता रीका को आर यू रेडी बोलकर उसके हाथों की मदद से जंप करके उरो को मारने जाता है, लेकिन इधर रयू रीका के ऊपर अपने ग्रेनाइट ब्लास्ट से हमला कर देता है, पर रीका यूता की तरह उसके अटैक को अपने हाथ से रोक देती है। रयू सोचता है, मेरे तो ऑयल लगने वाले हैं, ये तो यूता से भी ज्यादा खतरनाक है। उसी समय रीका रयू को एक कस के मुक्का जड़ देती है, जिससे रयू फेंका जाता है, पर वो अपना बैलेंस बनाकर उल्टा रीका को एक ब्लास्ट वाला पंच मार देता है, जिससे रीका 20 मीटर दूर दूसरे बिल्डिंग में धंस जाती है। रयू अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है कि इतनी लड़ाई करके मुझे बहुत भूख लगी है। इधर यूता उरो के ऊपर काइंड ऑफ रीका के जैसे दिखने वाले शिकिगामी बनाकर उस पर अटैक करता है, पर उरो अपनी कर्स्ट टेक्निक की मदद से उन्हें निचोड़ देती है और कहती है कि नए शिकिगामी के तौर पर ये कमजोर है। पर यूता जैसे फुजीवारा हमेशा उसके रास्ते में आते हैं, क्या उन्हें डर लगता है उरो से? यहाँ पर हमें फुजीवारा के बारे में बताया जाता है कि ये एक असासिन्स का ग्रुप था जो अपने नाम रखने के राइट्स को त्याग कर अंधेरे में सेल्फलेस डिवोशन वाला जीवन जीते थे। पर उस ग्रुप के किसी आदमी ने उरो को उस समय उस क्लैन के एक मेंबर की हत्या के क्राइम के लिए प्रॉक्सी के रूप में फांसी देने के लिए एक नाम दिया था। इनको अभी हटाओ यार। तभी अचानक से उरो के बॉडी में बहुत से कट्स लग जाते हैं, जो उन शिकिगामी के कारण हुआ था, जो ध्रुव की टेक्निक है। मतलब यूता ने उसकी भी टेक्निक कॉपी कर ली है। उसी समय उरो भी समझ जाती है कि यूता की कर्स्ट टेक्निक कॉपी करना है। चारों घमासान तरीके से लड़ रहे होते हैं। यूता उरो को पंच मारता है, पर उरो उसे रोक देती है। यूता उससे कहता है कि उसे नहीं पता उसके एंसेस्टर्स मतलब फुजीवारा वालों ने उरो के साथ क्या किया, पर अगर वो खुद के लिए जिएगी तो वो सिर्फ इतनी दूर ही जा सकती है। तभी उरो उसे चुप होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए जियो ये बात सिर्फ वो लोग कहते हैं जिन्होंने पहले ही कुछ उखाड़ लिया है अपने लाइफ में। तभी ये बात सुनकर रयू उरो को चुप रहने के लिए बोलता है, क्योंकि ये शब्द उसके लिए मीनिंगलेस है। उसी समय तीनों यूता, उरो एंड रयू एक साथ रयूई की थिंकाई मतलब डोमेन एक्सपेंशन कर देते हैं। लेकिन हमें पता है ओवरलैपिंग डोमेन में मिस ना होने वाले अटैक्स रद्द हो जाते हैं, और अगर इस सिचुएशन में यूता ने पहले अपना डोमेन एक्सपेंशन किया तो रयू और उरो का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है डोमेन्स की बैटल में वही जीतता है जिसका डोमेन पावरफुल होता है। तो अगर रयू और उरो को मरने से बचना है तो रीका को डोमेन के बाहर रखना होगा, क्योंकि रीका ही तो यूता के हुक्म का इक्का है ना। और अब जब रयू ने उसे 20 मीटर से भी ज्यादा दूर फेंक दिया है, तो भले ही रीका के पास ओरिमोतो परिवार के रिमेनेंट्स रीका के अंदर क्यों ना हो, पर वो उस स्पेशल टैलेंट का उस वक्त यूज नहीं कर सकती। मतलब कुल मिलाकर रीका डोमेन बनने से पहले उसके अंदर नहीं पहुंच सकती।
तभी रिका अचानक से हाई गियर में शिफ्ट हो जाती है। पर जरा ब्रेक मारो क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रिका पहुंच पाती है या नहीं। इसलिए उस लाल वाले बटन और उस घंटे को दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं।